26/11। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक तारीख? नहीं, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जिसने ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इस हमले की कहानी को, उसकी प्लानिंग को परत दर परत समझते हैं। तो बात है 26 नवंबर 2008 की रात की। मुंबई अपनी रफ्तार में, अपनी ही धुन में, बिल्कुल नॉर्मल सी रात थी। शहर सो रहा था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि अगली सुबह उसके लिए क्या कयामत लेकर आने वाली है। और फिर अचानक रात की वो शांति गोलियों और धमाकों की आवाज से गूंज उठी। और ये कोई एक जगह नहीं हो रहा था, एक ही वक्त पर शहर के कई अलग अलग हिस्सों में दहशत ने दरवाजा खटखटाया। निशाने पर कौन था? निशाने पर थे शहर के वो आइकॉनिक लैंडमार्क्स, वो जगहें जो मुंबई की पहचान है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, द ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस। सोच के देखिए, इन सब जगहों को एक ही रात में एक जंग के मैदान में तब्दील कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे हैरान करने वाली बात, सिर्फ 10 लोग, सिर्फ 10 आतंकवादी, और उन्होंने 2 करोड़ की आबादी वाले शहर को आखिर घुटनों पर ला कैसे दिया? जवाब छिपा है सालों तक चली एक ऐसी प्लानिंग में जो इतनी सटीक, इतनी खौफनाक थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। तो इस पूरी साजिश की जो बुनियाद थी वो एक शख्स ने रखी, एक जासूस। लेकिन ये कोई आम जासूस नहीं था, ये एक परफेक्ट स्पाई था जिसे खास तौर पर इसी काम के लिए घड़ा गया था। एक ऐसा चेहरा जिस पर बिल्कुल कोई शक न कर सके। इस शख्स का असली नाम था दाऊद गिलानी, एक पाकिस्तानी अमेरिकन। लेकिन उसे एक नई पहचान दी गई, वो बन गया डेविड हेडली। उसकी माँ अमेरिकन थी, तो अमेरिकन पासपोर्ट मिलना आसान हो गया, और बस इसी पासपोर्ट की आड़ में वो एक बिजनेसमैन बनकर आराम से भारत आता जाता रहा। और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि लश्कर तैयबा का ये परफेक्ट स्पाई असल में मुंबई पर हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। और ये काम 1-2 दिन का नहीं था। 2006 से 2008 तक, यानी 2 साल के अंदर हेडली 5 बार मुंबई आया। वो अपने दोस्त तहव्वुर राणा की वीजा कंपनी के नाम पर घूमता था ताकि किसी को शक न हो। और इस दौरान उसने क्या किया? हर टारगेट की वीडियो बनाई, हर जगह के नक्शे तैयार किए, यहां तक कि समंदर के रास्ते कहां से घुसना सबसे आसान होगा इसकी भी पूरी जानकारी इकट्ठी की, एक एक डिटेल। तो देखिए, एक तरफ तो हेडली मुंबई में जमीन तैयार कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में उन हथियारों को तराशा जा रहा था जो इस जमीन को खून से लाल करने वाले थे। और ये हथियार इंसान थे। लश्कर के टारगेट कौन थे? ऐसे नौजवान जो गरीब थे, कम पढ़े लिखे थे, जिनके पास उम्मीद कम और गुस्सा ज्यादा था। अजमल कसाब जैसा लड़का जो घर के झगड़ों से परेशान होकर कुछ ढूंढने निकला था। ऐसे लोग उनके जाल में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। और फिर शुरू हुई ट्रेनिंग। और ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक ब्रूटल प्रोसेस था। पहले उनका ब्रेन वॉश किया गया मजहब के नाम पर। फिर उन्हें ऐसी फिजिकल और कॉम्बैट ट्रेनिंग दी गई जिसने उन्हें इंसान से एक जीती जागती, चलती फिरती मौत की मशीन बना दिया। उनका मकसद था इन्हें एक ऐसा हथियार बनाना जिसे ना मौत का डर हो, ना पकड़े जाने का। अब सोचिए, हेडली जो भी वीडियो, जो भी फोटो, जो भी इंफॉर्मेशन मुंबई से भेज रहा था, वो जा कहां रही थी? वो सीधे पहुंच रही थी लश्कर के टेक एक्सपर्ट जरार शाह के पास। और शाह का काम था इस डेटा को इस्तेमाल करके मुंबई के टारगेट्स के डिटेल्ड 3D मॉडल्स बनाना, ताकि हमलावरों को हमले से पहले ही हर इमारत का चप्पा चप्पा, हर गली, हर कोना बिल्कुल याद हो जाए। तो अब जासूस तैयार था, हथियार तैयार थे, और प्लान यानी ब्लूप्रिंट वो भी तैयार था। अब बस वक्त था इस खौफनाक प्लान को अंजाम देने का। 22 नवंबर 2008, 10 के 10 आतंकवादी कराची से समुंदर के रास्ते निकले। रास्ते में उन्होंने कुबेर नाम की एक इंडियन फिशिंग बोट को हाईजैक कर लिया और फिर उसी बोट में सवार होकर वो मुंबई के तट तक पहुंचे। प्लान ये था कि इंडियन बोट में देखकर किसी को उन पर शक नहीं होगा। मुंबई में पैर रखते ही ये 10 लोग 5 टीमों में बंट गए, 2-2 लोगों की टीम्स। हर टीम का टारगेट पहले से फिक्स था। और स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। एक ही वक्त में इतनी अलग अलग जगहों पर हमला करो कि सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएं, बिखर जाएं और शहर में बस अफरा तफरी और डर का माहौल हो। और इस प्लान का नतीजा बेहद खौफनाक था, खासकर CST स्टेशन पर, जहां बच निकले लोगों ने जो बताया वो सुनकर रूह कांप जाती है। एक आई विटनेस ने अजमल कसाब के बारे में कहा, वो पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे वो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। सोचकर देखिए। अब देखिए, मुंबई पर हमला हो चुका था, दहशत फैल चुकी थी। अब बारी थी रिस्पॉन्स की, जवाबी कार्रवाई की। लेकिन अफसोस,
यही वो मौका था जहां हमारे सिस्टम की कुछ सबसे बड़ी और सबसे दुखद कमियां सामने आईं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमले शुरू होने के लगभग 10 घंटे बाद एनएसजी कमांडोज मुंबई लैंड कर पाए। 10 घंटे। दिल्ली से आने में इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि उनके लिए जो प्लेन था वो कहीं और था। दूसरा प्लेन अरेंज करने में वक्त लग गया और ये जो कीमती घंटे थे ना, जिनमें शायद कई जानें बच जाती, वो बस इंतजार में बर्बाद हो गए। और इस बीच एक और चीज ने आतंकवादियों की मदद की, जिसका शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो थी लाइव टीवी कवरेज। पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स टीवी पे लाइव देख रहे थे कि कमांडोज कहां से आ रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, और फोन पर अंदर बैठे आतंकवादियों को रियल टाइम अपडेट्स दे रहे थे। पूरे 60 घंटे, 3 दिन और 3 रातें मुंबई शहर एक तरह से बंधक बना रहा। लगातार फायरिंग, धमाके और आखिरकार 29 नवंबर की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताज होटल में आखिरी आतंकवादी को मार गिराया और इस खौफनाक घेराबंदी को खत्म किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हमले में 176 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी थे और दूसरे देशों से आए लोग भी। और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ऐसे जख्मी जिनके जिस्म पर लगे घाव तो शायद भर गए होंगे, लेकिन रूह पर लगे जख्म वो आज भी ताजा हैं। उन 10 हमलावरों में से सिर्फ एक शख्स जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। और उसका जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसी ने जब अपना मुंह खोला तो इस पूरी साजिश की एक एक कड़ी, एक एक डिटेल पूरी दुनिया के सामने आ गई। तो आखिर में सबसे जरूरी बात, 26/11 सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं था। ये मॉडर्न अर्बन वॉरफेयर का, शहरी जंग का एक नया, एक बेहद खौफनाक ब्लूप्रिंट था। इस हमले ने दुनिया भर के देशों को मजबूर कर दिया कि वो अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज को दोबारा से देखें, दोबारा से सोचें। इस हमले ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद हमने क्या सीखा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आज भी उतना ही जरूरी है।